हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे पैराबोला की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले लोकस वाले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद कॉर्ड देखेंगे कि पैराबोला में कॉर्ड क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद टेंजेंट पे चलेंगे। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं उन्हें भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोकस वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि पैराबोला में लोकस वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं। और लोकस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे h, के मानेंगे। सेकंड स्टेप, जो भी मैथमेटिकल कंडीशन दी होगी उसे सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप, h और k के अलावा यदि कोई तीसरा वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करेंगे। फोर्थ स्टेप, लास्ट में h की जगह पर रख दो x और k की जगह रख दो y। बस यही स्टेप्स हमें फॉलो करना है और आंसर आ जाएगा। तो लोकस वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं मैंने वही इंक्लूड कर दिए ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -1। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, इसमें एक पॉइंट है 0, -1। ठीक, और दूसरे पॉइंट के बारे में क्या बोला है, अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा, कोई दूसरा पॉइंट है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है और पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हुई है। मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x² = 4y। तो देखिए, जब भी कोई पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, मान लीजिए ये पॉइंट है पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम उस पॉइंट को क्या मानेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पैराबोला के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो हम उसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के रूप में मानते हैं। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। कैसे निकालते हैं फिर से बता रहा हूं। ये जो इधर लिखा हुआ है इसे हम बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो y की जगह पे ऐसा क्या रखें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम y की जगह पे मानते हैं, क्या माने, t²। तो y की जगह पे यदि t² रखेंगे तो x² = आ जाएगा 4t²। तो x की वैल्यू आ रही है 2t। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से लिखना। हमने y की वैल्यू मानी तो x की वैल्यू आई है। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखाएंगे, x को y लिखाता है ना, तो x की वैल्यू है 2t और y की वैल्यू t²। तो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट भी आ गई जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया। एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है 0, -1 और दूसरा पॉइंट एक पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। अब पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो हमने उस पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के रूप में मान लिया। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसे हम मान लेंगे h, के 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 2t × 0/3 ये किसके इक्वल होगा, h के। और y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मतलब k की वैल्यू क्या आएगी, t² -2/3 = k। तो देखिए हमने सॉल्व किया तो h और k के अलावा एक t वेरिएबल आ रहा है जिसे हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो और t की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। तो t की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से निकालने पर t = आ रहा है 3h/2। तो यहाँ पर रख दो, तो 9h² / 4 -2 और 3 को हम इधर ले जा रहे हैं, क्या जा रहा है 3k। ठीक है, इसे और सॉल्व करो तो 4 LCM आके उधर जाएगा, तो 9h² -12 सॉरी 8 LCM ले रहे हैं ना, और 4 उधर पहुंच जा रहा है 12k। तो लास्ट स्टेप क्या होती है, h की जगह पर रख देंगे हम x और इसे भी यहाँ ले आओ, तो -12 k की जगह रख देंगे y = 8। ये इक्वेशन आ गई जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ना। ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया, आसान है। जो भी कंडीशन हमें दी होगी क्वेश्चन में उसे ही फॉलो करना है। लोकस वाले क्वेश्चंस करने का तरीका वही होता है। ठीक है ना, h, k मानो, जो कंडीशन दी हुई है उसे फॉलो करो और लास्ट में h की जगह रख दो x, k की जगह रख दो y। बस समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें बोला है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट
ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टू मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पैराबोला है, इस पैराबोला में फोकस कहां पर होगा, तो देखिए यहां पर होगा फोकस, एक लाइन सेगमेंट है जो कि फोकस और एक पॉइंट जो कि इस पैराबोला पर मूव कर रहा है, यही लिखा हुआ है ना, मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, मतलब इस पैराबोला पर एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। उस पॉइंट और फोकस इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। तो आसान सवाल है, देखिए। और पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, और स्टैंडर्ड पैराबोला में हमें फोकस की कोऑर्डिनेट पता है। फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है a,0, और एक पॉइंट जो कि इस पैराबोला पर मूव कर रहा है। तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अभी बताया ना मैंने, जब भी किसी पैराबोला पर कोई पॉइंट मानते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं ये, और ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो इसके क्या होंगे, at², 280। ये मैंने आपको कल बताया था ना। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स की यहाँ पे क्या रखेंगे, तो एक्स की यहाँ पे रखेंगे at², तो y की वैल्यू हो जाएगी 280। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट का हमें निकालना है लोकस। यही लिखा हुआ है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। तो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे हम मान लेते हैं h, k। तो बस अब सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें दिया हुआ है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाली कंडीशन लगा दो। तो h इक्वल टू आएगा at² प्लस a/2, और k इक्वल टू क्या आएगा, 280/2। तो देखिए अब h और k के अलावा यहाँ पर t है, तो t को एलिमिनेट करेंगे जैसा अभी किया था। तो 2 से 2 गया, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू आ रही है k/e। तो बस इस वैल्यू को इसमें रख दो, है ना, इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। क्या आ जाएगा, 2 इधर पहुंचा दिया, 2h इक्वल टू a k²/a² प्लस e। a के से a गया, एलसीएम a आएगा तो उधर पहुंचा देते हैं। तो 2ah इक्वल टू k² प्लस a², यही आएगा। अब लास्ट स्टेप क्या थी, h की रख दो x, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं 2ax इक्वल टू y² प्लस a²। तो इसे अब स्टैंडर्ड पैराबोला में चेंज करो, क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू a को इधर ले जा रहे हैं, a² को उस साइड ले आएंगे, 2ax माइनस a²। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब इस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, लोकस मतलब पाथ। तो ये जो पॉइंट है वो किस तरीके से मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा कि एक अनदर पैराबोला बनेगा। ये क्वेश्चन में हमें दे दिया है, तो एक और पैराबोला बनेगा। तो जो अनदर पैराबोला बन रहा है उसका हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताना है। समझ आ रहा है। तो ये जब पॉइंट मूव करेगा तो एक पैराबोला बनेगा, जिससे जो पैराबोला बनेगा उसके डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन बताना है। तो ये पैराबोला बन रहा है, तो इक्वेशन बनाओ इसकी, क्या आ रहा है, y² इक्वल टू 2a कॉमन ले लेते हैं, x माइनस a/2। तो ये किस में चेंज हो गया, तो ये चेंज हो गया y² इक्वल टू 4ax में, है ना। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जैसे 4a को क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं 4 इंटू 2a/4, 2 से 2 जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 इंटू a/2, 2a को लिख सकते हैं 4 इंटू a/2, ठीक है। तो ये देखिए अब कंपेयर कर लीजिए, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ जाएगी a/2। हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड पैराबोला ये है y² इक्वल टू 4ax, इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, तो इसका डायग्राम बनता है y² इक्वल टू 4x का ये। तो इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए। और हमारी इक्वेशन में x क्या है, तो x है x माइनस a/2 इक्वल टू माइनस ए, और a की वैल्यू क्या है हमारी, कंपेयर करो, तो a की वैल्यू आ रही है a/2, तो यहाँ पे आ जाएगा a/2। तो बस ये दोनों तो कट रहे हैं, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 0, ठीक है। आसान सवाल है, बस क्वेश्चन यदि आपको समझ आ जाएगा तो
ठीक है। यदि क्वेश्चन समझ में जाएगा तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे, क्योंकि जो बोला है सिर्फ वही सॉल्व कर रहे हैं ना। इसमें बोला है मिड पॉइंट, तो हमने मिड पॉइंट वाली कंडीशन लगा दी, और बाकी जो सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, टी को एलिमिनेट किया, लास्ट में एच की जगह पे एक्स रख दिया और के की जगह पे वाई रख दिया। फिर हमसे बोला है कि ये जो पॉइंट है ये पैराबोला बना रहा है, तो पैराबोला बना रहा है तो उसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछा है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें पता है स्टैंडर्ड पैराबोला की, तो बस कंपेयर करके निकाल लिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आसान सवाल होते हैं, आप एक दो बार करेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला। पैराबोला में कॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पैराबोला में दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। जरूरी नहीं कि वो लाइन सेगमेंट फोकस से होकर गुजरे, ठीक है ना। यदि यही लाइन ऐसी होती तो ये भी एक कॉर्ड है, इसी तरह ये भी एक कॉर्ड है, या फिर ये भी एक कॉर्ड है। तो ये लाइन सेगमेंट पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। समझ आ गया। तो डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। ऑन द कर्व मतलब ये जो डेफिनेशन है ये सभी कर्व में वैलिड है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, तो सभी में ये वाली डेफिनेशन वैलिड होगी। ठीक है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। अब हम इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, पहला पॉइंट, दूसरा स्लोप। तो पॉइंट तो है हमारे पास, दो पॉइंट है, स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स से। तो y2 माइनस y1 तो क्या आ जाएगा, 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन डेल एक्स, मतलब x2 माइनस x1, a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे a तो कट रहा है, कट जाएगा ना, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन नीचे आ रहा है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। फाइनल क्या आ गया, तो फाइनल आ जाएगा 2 अपॉन t2 प्लस t1। तो ये आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट उसका स्लोप कैसे निकलता है, तो उसका स्लोप निकलता है 2 अपॉन t2 प्लस t1। अब ये t2 t1 क्या है, देखो जो t1 है वो ऊपर वाले पॉइंट्स का जो पैरामीटर है वो है t1, और नीचे वाले पॉइंट्स का जो पैरामीटर है वो है t2। ठीक है, तो t1 आएगा ऊपर वाले पॉइंट से, और t1 आएगा ऊपर वाले पॉइंट से, t2 आएगा नीचे वाले पॉइंट से। हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तब और समझ आएगा कि t1 t2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट उसका यदि हमें स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, याद रखोगे। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये याद रखना फाइनली। अब हमारे पास स्लोप आ गया, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन लिख देते हैं, इस पॉइंट को लेकर इक्वेशन लिखते हैं। तो y माइनस y1 तो क्या आएगा, 2a t1 इक्वल टू स्लोप क्या है, 2 अपॉन t2 प्लस t1 इंटू x माइनस x1 क्या है, a t1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन किसी भी कॉर्ड की। ठीक है, आप इस पॉइंट को लेके भी लिख सकते थे, आंसर सेम ही आएगा, हमने इस पॉइंट को लेके लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्लोप आपको याद रहेगा तो पॉइंट से आप इक्वेशन में लिख दोगे। समझ आ गया। अब हम देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, तो किसी भी पॉइंट से फोकस तक की जो दूरी होती है इस लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो फोकस के बीच की दूरी होगी उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ। यहां पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं 80 स्क्वायर 280, तो इस पॉइंट से जो फोकस तक की जो दूरी है उसी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ निकालते कैसे हैं, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये फोकस, ये पॉइंट है S और यहां पर एक पॉइंट है M,
और ये लाइन क्या है, तो ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट है एम, और पैराबोला के केस में पी एस इक्वल टू होता है पी एम के, ये मैं आपको बताया था। तो हम ये लेंथ निकालने की जगह ये वाली लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये निकालना आसान है। तो ये लेंथ बताओ पी एम, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पूरी लेंथ कितनी है, ये ए के बराबर है, तो ये लेंथ भी ए के बराबर होगी। तो इतनी लेंथ तो हमारे पास आ गई, तो ये है ए के बराबर। अब ये लेंथ कितनी होंगी, ये लेंथ उतनी होगी जितना हम एक्स एक्सिस पे चले हैं इस पॉइंट पर आने के लिए। इस पॉइंट पर आने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चले, वो चले हैं ए टी स्क्वायर, तो ये पूरी लेंथ हो गई ए टी स्क्वायर। तो पूरी लेंथ क्या होगी, पी एम इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। और पी एम इक्वल टू होता है पी एस के, तो ये फोकल लेंथ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ऐसा निकालना है ए प्लस ए टी स्क्वायर, क्लियर। अब हम देखते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है, तो ऐसा कॉर्ड जो कि फोकस से होकर गुजरे उसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड। जैसे ये फोकस है, तो ये जो कॉर्ड है ये कहलाएगा फोकल कॉर्ड, ठीक है। इससे पहले हमने कॉर्ड की इक्वेशन लिखी थी, क्या इक्वेशन लिखी थी, तो उससे पहले ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो। तो देखिए मान लिया हमने ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, ए टी वन स्क्वायर और 2a t1, और नीचे पॉइंट क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए टी टू स्क्वायर 2a t2, ठीक। मतलब ऊपर जो पॉइंट्स हैं, जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका पैरामीटर है t1 और नीचे जो पॉइंट है उसका पैरामीटर है t2, ठीक है। तो इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, तो इक्वेशन लिखी थी y माइनस 2a t1 इक्वल टू स्लोप क्या आया था 2/t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस ए t1 स्क्वायर। यही इक्वेशन आई थी किसकी, कॉर्ड की। मतलब एक कॉर्ड हमने इसकी इक्वेशन लिखी थी, लेकिन ये वाली जो कॉर्ड है फोकल कॉर्ड, ये फोकस से होकर गुजर रही है। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यदि ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका फोकस होता है a,0 पर। तो मतलब ये जो लाइन है ये गुजर रही है a,0 पर, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो a,0 को सेटिस्फाई करेगी। तो बस a,0 रखो इस लाइन पर, क्या आ जाएगा, y तो हट जाएगा क्योंकि 0 हो रहा है, तो माइनस 2a t1 इक्वल टू 2/t1 प्लस t2, x की जगह पे क्या आ रहा है a, तो a हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस t1 स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, a से a कट रहा है तो ये हो जाएगा, और 2 से 2 भी कट रहा है ना, तो ये आ रहा है माइनस t1 प्लस t2 इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या आएगा, माइनस t1 स्क्वायर प्लस माइनस t1 t2 इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर। t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, t1 इंटू t2 इक्वल टू -1। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, t1 इंटू t2 इक्वल टू -1। अब ये आपको याद रखना है, इसमें लगा लो स्टार। फोकल कॉर्ड के केस में t1 इंटू t2 इक्वल टू होता है -1, ठीक है। और t1 t2 क्या है, तो t1 है इस पॉइंट के पैरामीटर और t2 है ये वाले पॉइंट का पैरामीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ फोकल कॉर्ड उसके केस में t1 इंटू t2 इक्वल टू होता है -1। ये जब क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझ आएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। बाकी आपको याद रखना है कि फोकल कॉर्ड के केस में t1 इंटू t2 इक्वल टू होता है -1। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ये ना एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, यदि ये पॉइंट है P जो पॉइंट है वो t1 पैरामीटर पर है, Q जो पॉइंट है t2 पैरामीटर पर, तो फोकल कॉर्ड के केस में t1 इंटू t2 इक्वल टू होता है -1, ठीक है। इसमें स्टार लगा लो 5-6, ठीक है। ये डेरिवेशन मैंने आपको बताया जरूर है, लेकिन उसे याद नहीं रखना है, आपको याद ये रखना है, ठीक। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें लेंथ निकालना है। तो पहले तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे a t1 स्क्वायर 2a t1, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक। और ये फोकस है तो फोकस की कोऑर्डिनेट तो a,0 है।
अभी मैंने आपको फोकल कॉर्ड के केस में बताया कि T1 इंटू T2 इक्वल टू होता है -1, तो यहाँ से T2 इक्वल टू क्या होगा -1/T1। तो T2 की जगह हम लिख सकते हैं -1/T1, तो ये हम लिख रहे हैं इस कोऑर्डिनेट में, तो हम T2 की जगह लिख देते हैं -1/T1। तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो नए कोऑर्डिनेट्स वो आएंगे a/T1² और -2a/T1, यही आएंगे। तो मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स हटा दे रहा हूँ और इसकी जगह पे नए वाले कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे नए आ गए Q के, ठीक। तो P और Q के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए और दोनों में ऊपर नीचे T1 है, तो T1 को हटा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम है ना, तो हम सिर्फ T बोलेंगे, ठीक। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, हमें लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें PQ की लेंथ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है S, तो हम क्या करते हैं PS लेंथ निकालेंगे और PQ लेंथ निकालेंगे और दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे। समझ आया कैसे लेंथ निकालना है, PS प्लस QS, मतलब ये लेंथ निकालना है हमें। और ये क्या है, ये है फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया। PS निकालने के लिए हम निकालेंगे PM, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया M और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लेंथ हम निकाल लेते हैं, ठीक। इसी तरह QS निकालने की जगह हम निकालेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया हमने पॉइंट लिया N ले लेते हैं और परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और पैराबोला के केस में हमें पता है ना QS इक्वल टू होगा QN के और PS इक्वल टू होगा PM के, तो हम QN निकाल लेंगे और PM निकाल लेंगे। पहले PM निकालते हैं। देखो ये लेंथ कितनी है A, तो ये लेंथ भी क्या होगी A, तो यहाँ लिख लिया मैंने A। अब ये लेंथ बताओ, तो ये लेंथ उतनी है जितना हम इस पॉइंट पे आने के लिए x एक्सिस पे चले, कितना चले AT², तो ये लेंथ आ गई AT²। अब QN निकालो, तो ये लेंथ तो A है और ये लेंथ कितनी है जितना हम x एक्सिस पे चले इस पॉइंट पे आने के लिए, कितना चले A/T²। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी होगी A/T², कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ A/T²। बस अब लेंथ निकाल दो, तो PM प्लस QN, तो PM क्या है A प्लस AT² प्लस QN क्या होगा A प्लस A/T²। A कॉमन लिया तो देखो इसमें से तो T² बच रहा है और A 2A हो जाएगा, तो 2 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है 1/T²। तो ये दिख रहा है, ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, फाइनल ये याद रखना है कि यदि आपसे कोई पूछे कि फोकल कॉर्ड इसकी लेंथ हमें बताओ, तो उसका आंसर होता है A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। क्या है A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। और A कहाँ से आएगा, तो A तो आएगा पैराबोला से, y² इक्वल टू 4AX होता है ना, तो यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, मतलब कैसा भी पैराबोला होगा A की वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं। T क्या होगा, तो T होगा ये जो पैरामीटर्स है ना जो लिखे हुए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स के पैरामीटर, उससे T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाए कि फोकल कॉर्ड की लेंथ बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ फाइनल लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इक्वल टू होता है A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, ठीक। अब फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालने का एक तरीका और होता है, यदि हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और फोकल कॉर्ड द्वारा बना हुआ एंगल दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव x एक्सिस पे बन रहा है। क्या क्या दिया है, पैराबोला की इक्वेशन और फोकल कॉर्ड द्वारा बना हुआ एंगल जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन बना हुआ है, और हमसे पूछा है फोकल कॉर्ड की लेंथ। तो उसका फॉर्मूला होता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो फॉर्मूला होता है 4a cosec स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होगा, जो एंगल हमें दिया होगा जो कि पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए की वैल्यू आप निकाल लोगे पैराबोला की इक्वेशन से और डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रखोगे, इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 4a इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये कब, जब हमें एंगल दिया होगा
और ये कब, जब हमें एक कोऑर्डिनेट दिया होंगे, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अब देखो फोकल कॉर्ड पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकल कॉर्ड में एक एंड के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछ रहा है और पैराबोला की इक्वेशन दे दी है। पहले तो डायग्राम बना लो। ये है पैराबोला। पैराबोला में एक कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से होकर गुजर रही है। इसमें एक एंड के हमें कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, -8, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो फोकल कॉर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है, मैंने आपको बताया था पीछे, फोकल कॉर्ड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, इस फॉर्मेट में। तो यहां पर लिख लेते हैं किस फॉर्मेट में है, AT² 2AT, और नीचे वाले कोऑर्डिनेट होते हैं A/T² और -2A/T, इस फॉर्मेट में होते हैं। तो देखिए इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें कंपेयर कर लो, हम कंपेयर कर सकते हैं और t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको x कोऑर्डिनेट को कंपेयर नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर है T², तो t की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो जबरन कंफ्यूज हो गया आप, तो आप इसे कंपेयर करो, ठीक है, y कोऑर्डिनेट को। तो कंपेयर करने से पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कैसे आएगी, वो इससे आएगी पैराबोला की इक्वेशन से। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 332x, तो ये लिखा हुआ है 4ax, a की वैल्यू क्या है 8, y² = 4ax। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 8, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8t² और 16t। अब कंपेयर कर लो इन दोनों को, तो यहां पर कंपेयर करते हैं 16t = -8, तो यहां से t की वैल्यू आ गई -1/2, तो t की वैल्यू यहां पर रख दो, तो क्या आ जाएगा, तो हमें ये वाले कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो पहले तो a की वैल्यू 8 है, तो 8 t की वैल्यू क्या है -1/2, तो ऊपर पहुंच जाएगा 4 के साथ, और ये आ रहा है -2 × 8 और t की वैल्यू है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 2 पहुंच गया, फाइनल आ रहा है 32 और 32, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो अल्फा बीटा के फॉर्म में होंगे, मतलब ये अल्फा है ये बीटा है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब 32 + 32 64, फाइनल आंसर आ गया 64। समझ आ गया फोकल कॉर्ड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं, वो भी y कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, उससे t की वैल्यू आ जाएगी, जिससे ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमें फोकल कॉर्ड के एक एंड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फोकल कॉर्ड की लेंथ पूछी है। फोकल कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, तो a × t + 1/t का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। मतलब हमें a की वैल्यू निकालना है और t की वैल्यू निकालना है, और वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ आ जाएगी। a की वैल्यू तो आ जाएगी इस इक्वेशन से, पैराबोला की इक्वेशन से। t की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो आएगी ये कोऑर्डिनेट से। पहले तो डायग्राम बनाओ, तो ये है पैराबोला। पैराबोला में ये है फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के एक एंड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,4, और मैंने आपको बताया फोकल कॉर्ड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, वो होते हैं AT² 2AT, और नीचे के कोऑर्डिनेट होते हैं A/T² और -2A/T। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नीचे वाले कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले कोऑर्डिनेट से ही काम हो जाएगा, क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालना है ना, तो इन दोनों कंपेयर कर लेंगे और a की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो पहले a की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमें y² = 16x, मतलब y² = 4ax, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4, तो बस इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, ये y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 8t। इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, 4 से कंपेयर करते हैं, तो t की वैल्यू आ रही है 1/2, तो t की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू आ गई 4, बस इसमें रख दो और लेंथ निकाल लो। तो रखते हैं, a की वैल्यू 4 रखेंगे और t की वैल्यू है 1/2, तो ये आ गया 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो रहा है 5/2, 4 × 25/4, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 25। समझ आ गया कैसे किया। फोकल कॉर्ड वाले में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फोकल कॉर्ड की यदि किसी एक
कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम कंपेयर करते हैं उसको ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हमने माने ना उनसे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको ध्यान रखना है ऊपर नीचे के दोनों के, ये जो यहाँ पे लिखे हुए ना ये और ये, ठीक। तो फोकल कॉर्ड वाले क्वेश्चंस इसी तरह होंगे और ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में हमें फोकल कॉर्ड की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और हमसे यह भी बोला है कि जो फोकल कॉर्ड है वो टेंजेंट है इस सर्कल पर। ये सर्कल की इक्वेशन है, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, मतलब m और c की वैल्यू हमें निकालना होगा तभी तो ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो कैसे सॉल्व होगा? पहले तो डायग्राम बना लो। तो देखो पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x, मतलब ये किससे कंपेयर होगा? तो ये कंपेयर होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है? तो ये वाला पैराबोला होगा जिसका मुंह लेफ्ट साइड खुलेगा, ठीक। तो पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। तो अब इसमें फोकल कॉर्ड बनाओ, तो फोकल कॉर्ड ये है जो कि फोकस से होकर गुजर रही है और इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इससे फोकस के कोऑर्डिनेट निकालो। ए की वैल्यू क्या आ रही है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, ए की वैल्यू क्या आएगी? 16 इंटू एक्स, तो ए की वैल्यू आ रही है 16, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -16, 0। समझ आ गया? ए की वैल्यू 16 आई तो कोऑर्डिनेट क्या आ गई है? अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो फोकल कॉर्ड है वो फोकस से होकर गुजर रही है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को हम इसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो 0 इक्वल टू -16m प्लस सी। तो यहां से c की वैल्यू आ रही 16m। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये c और m के फॉर्म में। हमें c और m दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फोकल कॉर्ड है वो इस सर्कल पर टेंजेंट है। ये सर्कल की इक्वेशन समझ आ रही है ना? सर्कल रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? ये लिखा हुआ है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। तो इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये है सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -10, 0 और रेडियस क्या है? रेडियस आ रहा है 2, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है फोकल कॉर्ड, ये टेंजेंट है एक सर्कल पर, ठीक। उस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट आए -10, 0 और रेडियस कितना आया? रेडियस आया 2। ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो जब भी टेंजेंट आती है किसी सर्कल पर और हमें सर्कल का सेंटर दिया हो, रेडियस दिया हो, तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ना, वो लगाइए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है? मॉड के अंदर इस इक्वेशन में रखेंगे, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख देते हैं? एम एक्स माइनस वाई प्लस सी। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? -10m प्लस सी अपॉन रूट के अंदर एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू दिया है 2, यही दिया है। तो इसे अब क्या करें? तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि ये रूट है ना। तो -10m प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4m स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा। अब देखो c की वैल्यू हमने क्या निकाली? यहां पर c की वैल्यू है 16m, तो यहां पर रख देते हैं। तो 16m रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6m स्क्वायर हो जाएगा, तो 36m स्क्वायर। ये है 4m स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या आ रहा है? 32m स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/8। m की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2√2। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/2√2। तो m की वैल्यू इसमें रख के c की वैल्यू निकाल लो, या फिर डायरेक्ट इसमें देखो, डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू निकालना है। किसकी? 4 क्या है? 4√2 m प्लस c। तो हम c की वैल्यू रख देते हैं 16m, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 17m।
तो 4 इंटू रूट टू 17m, m की वैल्यू है 1/2 रूट टू, तो रूट टू से रूट टू गया, ये 2 से 4 गया 2 बार, तो फाइनल आंसर आ गया 34। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 34। समझ आया कैसे सॉल्व किया? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आसान है। आपको डायरेक्ट फोकल कॉर्ड की इक्वेशन दे दी है और कंडीशन दे दी है कि ये इस सर्कल पर टेंजेंट है, और जब भी टेंजेंट वाला क्वेश्चन आए सर्कल पर तब आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको सर्कल में बताया था कि जब भी सर्कल पर टेंजेंट आ जाए और सर्कल की इक्वेशन दी हो, तो सर्कल की इक्वेशन से हमें क्या मिल जाते हैं, रेडियस और सेंटर कोऑर्डिनेट। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा वाला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी m और c की, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। आसान सवाल है, ठीक है ना। एक दो बार आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये तो आसान सवाल है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये सेम कंसेप्ट हमने सर्कल में भी देखा था। वहां क्या देखा था कि एक पॉइंट है, हमें चेक करना है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। कैसे चेक किया था? उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख के, जैसे मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है s, तो जब इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख रहे थे तो हमें मिल रहा था s1। तो s1 की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आती है तब हम बोलेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। यदि s1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तब हम बोलेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और यदि s1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तब हम बोलेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। बस सेम कंसेप्ट है पैराबोला में भी। जैसे यहां पर देखिए, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। हमें चेक करना है कि एक पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है या फिर पैराबोला के बाहर। तो कैसे चेक करेंगे? इस पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे। तो पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में रखने से पहले इस इक्वेशन को एक साइड ले जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस 4ax। अब इस पॉइंट को रखो, तो इस पॉइंट को रखने के बाद जो हमें s1 मिलेगा, यदि s1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट इस पैराबोला के बाहर लाई करेगा। यदि इक्वल टू 0 आती है तब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। यदि लेस देन 0 आती है तब हम बोलेंगे कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू रखने से पहले 4ax को इस साइड लाना है, ठीक है। y स्क्वायर को इस साइड मत ले जाना, 4ax को इस साइड लाना। जैसे यदि इक्वेशन याले पैराबोला की दी हुई है, कौन से याले पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो 4ay को आपको इस साइड लाना है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो याला क्वेश्चन करो, ये पॉइंट दिया हुआ है, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, तो पॉइंट रखने से पहले एक साइड ले आओ, y स्क्वायर माइनस 4x। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस 12, तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला के आउटसाइड, ठीक है। समझ आ गया? आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे। इसी तरह लाइन एंड पैराबोला, यही सेम कंसेप्ट हमने सर्कल में भी देखा था। वहां क्या देखा था? एक सर्कल है, सर्कल पर एक लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरी लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है, और एक तीसरी लाइन है जो सर्कल से बाहर जा रही है ना, सर्कल को ना तो टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है। हमें चेक करना है कि ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी या फिर बाहर से जाएगी। तो हमने कैसे किया था सर्कल में? रेडियस से कंपेयर करके। जैसे रेडियस की वैल्यू यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम आता है रेडियस से, तब हम बोलेंगे कि वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, और यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आता है तब हम बोलेंगे कि वो जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है। और यदि रेडियस की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम आती है, मतलब रेडियस कम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तब हम बोलेंगे कि वो जो लाइन है वो सर्कल के बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये तो हमने सर्कल में चेक किया था, लेकिन पैराबोला में रेडियस तो होता नहीं है। तो पैराबोला में चेक करने का क्या कंसेप्ट होता है? देखिए, जो पैराबोला में होता है वही सेम कंसेप्ट हम सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्कल में रेडियस वाला थोड़ा ईजी पड़ता है, इसलिए वहाँ पर हमने रेडियस वाला दिखा था। लेकिन पैराबोला में कैसे चेक करना है? जैसे ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला में एक लाइन है जो इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे हम बोलते हैं सीकेंट,
क्या बोलते हैं, सीकेंट। और जो लाइन पैराबोला को टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक तीसरी लाइन है जो कि पैराबोला से बाहर जा रही है। हमें चेक करना है कि कोई लाइन सीकेंट होगी, टेंजेंट होगी, या फिर कोई नॉर्मल लाइन होगी जो पैराबोला के बाहर जा रही है। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और हमें लाइन की इक्वेशन दी होगी y इक्वल टू mx प्लस c। हमें चेक करना है कि ये लाइन सीकेंट है, टेंजेंट है, या फिर नॉर्मल लाइन है। तो चेक करने की पहली स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सॉल्व कर्व एंड लाइन। ये कर्व की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर हम डी चेक करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई मतलब दो रूट आएंगे, मतलब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, तो वो लाइन होगी सीकेंट। और यदि डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है मतलब एक ही रूट होगा, मतलब वो लाइन हो गई टेंजेंट। और यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तब हम कहेंगे कि वो लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही टच कर रही है। तो समझ आया, डी तय करेगा कि वो लाइन सीकेंट है, टेंजेंट है, या फिर नॉर्मल कोई लाइन है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, सीकेंट कब होगा, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा, टेंजेंट जब डी इक्वल टू 0 होगा, और नॉर्मल लाइन कब, जब डी लेस देन 0 होगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका समझ गए, ये तीनों आपको याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके कि यदि कोई लाइन कर्व को टच कर रही है मतलब टेंजेंट है, टेंजेंट है मतलब डी इक्वल टू 0 होगा, तो हम चेक करना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो चलिए चेक करते हैं। कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। होल स्क्वायर करो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल टू 4ax। अब x वाले को एक साइड ले आओ, मतलब इन दोनों को मर्ज कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गई होगी, 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसका डी निकाल दो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है एम स्क्वायर, सी क्या है सी स्क्वायर। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि हम टेंडेंसी चेक कर रहे हैं ना, मतलब कोई लाइन टेंजेंट है कि नहीं ये हम चेक करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इक्वल टू 0 कर दिया। तो सॉल्व करो, तो ये होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या आएगी 16mca प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये तो कट गया इक्वल टू 0 है, तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 16mca, ए से ए गया, 16 से 16 गया, तो क्या आ गया ए इक्वल टू mc। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, तो c की वैल्यू आ गई a अपॉन m। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड पैराबोला में कोई लाइन टेंजेंट कब होगी, कोई लाइन टेंजेंट कब होगी, जब c की वैल्यू a अपॉन m होगा। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड पैराबोला में तो आप याद रख लो, और ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड पैराबोला वाले ही आते हैं। ठीक है ना, बाकी निकालते कैसे ये मैंने आपको बता दिया। आपको ये याद रखना है कि कोई लाइन स्टैंडर्ड पैराबोला पर टेंजेंट कब होगी, जब c की वैल्यू a अपॉन m होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। ठीक, निकालते कैसे ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि यदि कोई दूसरा पैराबोला आ गया तो निकालेंगे कैसे, तो वो प्रोसेस ये है, लेकिन चांसेस कम है कि कोई दूसरा पैराबोला आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 95% क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला वाले। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई लाइन स्टैंडर्ड पैराबोला पर टेंजेंट कब होगी, जब c की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन m। c क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो c की वैल्यू होना चाहिए a अपॉन m। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन देखो,
हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, हमसे बोला है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पैराबोला को टच नहीं करना चाहिए, ना तो टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी, और पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो कोई लाइन टच ना करे, इसका क्या कंडीशन है कि डी लेस देन 0 हो जाए। तो पहले तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, तो y की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो होल स्क्वायर भी कर देते हैं डायरेक्ट, तो 4x² प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4x लैम्डा इक्वल टू 2x, x वाले को एक साइड ले आते हैं, 4x² प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें कौन सी कंडीशन लगाना है, d लेस देन 0, तो d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 a क्या है, a है 4, c है लैम्डा स्क्वायर लेस देन 0, तो यहाँ से आ रहा है 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर लेस देन 0, तो ये दोनों तो कट रहा है ना। तो क्या आ रहा है, 4 माइनस 16 लैम्डा को साइड ले आते हैं, तो ये 16 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा आ रहा है, क्या आ रहा है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1/4, यही आ रहा है इनइक्वालिटी सॉल्व करने पर। तो ऑप्शन नंबर बी, आसान सवाल है। हमें कंडीशन दे दी है कि कोई लाइन पैराबोला को टच नहीं कर रही है, तो बस डी लेस देन 0 लगा देंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आसान था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। हमसे बोला है कि ये जो लाइन है ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो जो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ए और बी, हमें ए और बी के बीच की लेंथ बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ आ गया। हमें स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और हमसे बोला है कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ए और बी, इसके बीच की हमें लेंथ निकालना है, ठीक है ना। मतलब ये कॉर्ड बन गई ना, ए और बी क्या हो गया, कॉर्ड, हमें कॉर्ड की लेंथ बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो y की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 5 होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। अब जल्दबाजी में x प्लस 2 से x प्लस 2 मत काट देना, क्योंकि यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना। एक x की वैल्यू आ रही है -2, और एक वैल्यू क्या आएगी, जब हम इन दोनों को काट देंगे, जब इन दोनों को काट देंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। तो x की 2 वैल्यू आ गई, तो x की 2 वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, तो x इक्वल टू -2 के लिए, x इक्वल टू -2 के लिए y की वैल्यू आ रही है 3, और x इक्वल टू 6 के लिए, तो 6 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 11। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से, यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है -2 3 और दूसरा पॉइंट है 6 11, बस दोनों के बीच की लेंथ निकाल दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो x2 - x1 तो 8 स्क्वायर प्लस 11 - 3 तो ये भी आ रहा है 8 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 8√2। तो इन दोनों के बीच की लेंथ आ गई 8√2, ठीक है, आसान है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से सॉल्व कर दो, ठीक है। बढ़ते आगे, अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये हमने सर्कल में भी देखा था। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, पहला पॉइंट फॉर्म, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब हमें पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखना होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब पॉइंट हमें दिया होगा लेकिन पैरामीटर्स के फॉर्म में। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे पॉइंट फॉर्म। तो एक पॉइंट है जो पैराबोला के ऊपर दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। हमें इक्वेशन लिखना है टेंजेंट की, जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो ऐसा ही कुछ सर्कल में बताया था मैंने आपको। सर्कल के ऊपर यदि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखते थे, याद करो, याद आया, ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। जैसे पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, x² की जगह लिखते थे x x1, y² की जगह क्या y y1, x की जगह पर
x प्लस x1/2, y की जगह पे y प्लस y1 बाई टू। कॉन्स्टेंट को तो टच नहीं करना है, और यदि कहीं पर एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई की जगह लिखेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू। समझ आ गया? ये याद है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कब काम आता है? जब पॉइंट कर्व के ऊपर होगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। कर्व के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा, हमें बोलेंगे कि इस पैराबोला की इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ठीक है? अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होते हैं? तो हमें पॉइंट पैरामीटर्स के फॉर्म में दिए होंगे। जैसे ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, पैरामीटर्स की फॉर्म में क्या मानते हैं? 80 स्क्वायर 280, और हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, मतलब जो इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है? तो जैसा अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया वैसे इसमें भी करना है, बस x1 की जगह पे है 80 स्क्वायर, y1 की जगह पे है 280। तो इक्वेशन क्या है इस कर्व की? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? y1 की वैल्यू क्या है? 280 इक्वल टू 4a, x के जगह पे क्या आ जाएगा? x प्लस x1 मतलब 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे सॉल्व कर दो, 2 से 4 गया 2 बार, तो क्या आ रहा है? और 2 से ये वाला 2 भी गया, फाइनल क्या आ रहा है? t और a से भी जा रहा है ना, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि जब भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं पैरामीटर्स के फॉर्म में और पॉइंट दिया हुआ है कर्व के ऊपर, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। ठीक है? चाहे वो नॉर्मल पॉइंट दिया हो या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हो, आपको करना सॉल्व सेम ही तरीके से। ठीक? तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में बोला है कि टेंजेंट ड्रॉ की गई है पैराबोला के ऊपर, किस पॉइंट से? जिस पॉइंट पर ये पैराबोला और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले इन दोनों कर्व को सॉल्व करके, और हमसे ये भी बोला है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो इन दोनों कर्व को सॉल्व करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। कैसे सॉल्व करेंगे? वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई ना, x प्लस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है 1 और माइनस 5। लेकिन हम माइनस 5 को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमसे बोला है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। x की वैल्यू आ रही है 1, तो x की वैल्यू 1 इसमें रखो, तो y की वैल्यू आ रही है 2। तो हमें पॉइंट मिल गया 1,2। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो y की जगह क्या लिखाएगा? y इंटू y1 क्या है? 2 इक्वल टू 4, x की अब लिखाएगा x प्लस x1 अपॉन 2। सॉल्व कर दो, तो 2x प्लस 2, अच्छा 2 से 2 तो कट रहा है ना, तो 2x तो हटा दो, तो ये आ रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन पे लाई करेगा, तो बस पॉइंट रख के देख लो, तो कौन सा पॉइंट कर रहा है? तो x माइनस वाई करने पर माइनस 1 आना चाहिए। x माइनस वाई कर रहे हैं तो माइनस 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, हाँ इसमें आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया, है ना, क्योंकि 3 माइनस 7 क्या होता है? -4, 4 से 4 जाएगा तो -1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमें फोकल कॉर्ड के बारे में दिया हुआ है, फोकल कॉर्ड ए बी, जिसके एक एंड के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए, ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए है और पैराबोला की इक्वेशन दे दी है। हमसे पूछा क्या है? जो फोकल कॉर्ड का एक और एंड बी है उससे गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है, ये फोकल कॉर्ड है जो फोकस से होकर गुजर रही है, एक एंड के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए 1/2 और -2।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब तक हमें पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक कैसे निकालेंगे? तो पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो जब भी फोकल कॉर्ड वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, फोकल कॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। तो फोकल कॉर्ड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऊपर नीचे दोनों के लिखो। तो वो होते हैं AT² 2AT, और नीचे वाले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, A/T² -2A/T। तो बस इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो इन दोनों कंपेयर करने से पहले ए की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, इस पैराबोला की इक्वेशन से। पैराबोला की इक्वेशन से ए की वैल्यू आ रही है 2, y² = 4ax। तो ए की वैल्यू आ रही है 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4t। ये हमें दिया हुआ है -2 के बराबर, तो t की वैल्यू आ रही है -1/2। तो बस t की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो t की वैल्यू इसमें रखोगे, a की वैल्यू तो 2 है, तो ये तो 1/2 ऊपर चल जाएगा, तो 4 के साथ ऊपर आएगा। और ये क्या आ रहा है, -2 × 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर 2 के साथ आएगा। तो ये आ रहा है 8,8। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए 8,8। तो बस टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो क्वेश्चन है y² = 8x। तो y² की क्या लिखते हैं, तो y1 की वैल्यू क्या है 8, तो ये आ जाएगा 8y = 8 × x के ऊपर क्या लिखा है, x + x1/2। तो ये 8 से 8 कट रहा है, 2y = x + 8। तो इक्वेशन आ रही है x - 2y + 8, x - 2y + 8, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया, आसान सवाल था। बस मिक्स क्वेश्चन आते हैं। मिक्स कैसे, जैसे इसमें फोकल कॉर्ड के एक कोऑर्डिनेट दे दिए, दूसरे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे पॉइंट से निकलने वाली टेंजेंट की इक्वेशन हमसे पूछ ली। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, कॉर्ड की लेंथ पूछ लिया। तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए कि हाँ वो पूछ क्या रहा है, फिर तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी आते आसान है, और ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ये स्टैंडर्ड पैराबोला पर, ठीक है ना, मतलब यही वाले पैराबोला पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, y² = 4ax इस फॉर्मेट पर, ठीक है। अब इस टेबल को देखिए, पॉइंट फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया कि पैराबोला के ऊपर यदि कोई पॉइंट लाई कर रहा है और हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, चाहे वो पैराबोला कोई सा भी हो। अभी तक हमने ये वाला पैराबोला देखा है, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पैराबोला पर बनते हैं, लेकिन ये 3 पैराबोला और होते हैं। तो इसमें लगा के देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, यदि पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो क्या टेंजेंट की इक्वेशन यही आ रही है, तो लगाते हैं इसमें। तो x² की जगह लिखेंगे x × x1 = 4a, y की जगह क्या लिखेंगे, y + y1/2। तो 2 से 4 गया 2 बार, फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, x1 = 2a y + y1। तो ये यही आ गई। तो आपको रटना नहीं है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं जब भी कोई पॉइंट पैराबोला के ऊपर दिया हो और हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना हो, ठीक। तो ये तो हो गया पॉइंट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट्स होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं। अभी हमने ये वाले पैराबोला को देखा था, लेकिन ये 3 पैराबोला को और देख लो। इन तीनों पैराबोला में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालते कैसे, मैंने आपको बताया। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो x की वैल्यू हमने रखी -80², क्योंकि हमें माइनस भी हटाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो हम चेक करते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही कि नहीं। तो देखिए इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो y की जगह पे ऐसा क्या रखें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, AT²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। तो बस इसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो x² की जगह पे लिखेंगे x × x1 = y की जगह पे क्या लिखाएगा, y + y1/2। तो देखिए 2 से 4 जा रहा है 2 बार, और 2 से 2 जा रहा है, a से a गया, तो tx = आ रहा है y + AT²। तो यही आ गया। तो आपको ये रटना नहीं है, ठीक है ना, ये आप निकाल सकते हो यदि कोई भी पैराबोला दिया हो और पॉइंट दिया हो। अब वो पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल फॉर्म हो, आपको निकालना वैसे ही है, ठीक है ना। तो ये टेबल भी आप ध्यान रख सकते हो।
क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो टेंजेंट इस सर्कल को पॉइंट क्यू पर टच कर रही है। तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्वेश्चन समझ आया? एक कर्व है, उस कर्व पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट इस सर्कल को क्यू पॉइंट पर टच कर रही है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो कर्व के ऊपर है पॉइंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी? ट्रांसफॉर्मेशन से। तो y की जगह क्या लिखेंगे? y प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू x इंटू x1 प्लस 6। तो इक्वेशन क्या आ गई? 2x माइनस वाई, 12 माइनस 7 मतलब प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। और हमसे बोला है ये टेंजेंट सर्कल को कहां पर टच कर रही है? क्यू पॉइंट पर। और सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है। तो सर्कल की इक्वेशन से सेंटर कोऑर्डिनेट निकालो। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -8 -6। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सोचो, देखो सी की वैल्यू तो हमें दी नहीं है। यदि सी की वैल्यू देते तो हम रेडियस निकाल लेते और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते, पर सी की वैल्यू तो नहीं दी है। अब कैसे निकालें? तो अब हम निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है? हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है, ये है वो। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? यहाँ लिख रहा हूँ, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला था, याद है ना? और यहाँ पर जो c है वो c ये है, लाइन वाला c है, ये वाला c नहीं है। ठीक है, ये वाला c है। और इसमें x1 और y1 की वैल्यू क्या है? -8 और -6। तो वैल्यू रख देंगे। और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? तो x वैल्यू क्या है? -8। तो x प्लस 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल टू y प्लस 6 अपॉन -1, b की वैल्यू -1 है ना? ठीक है, इक्वल टू माइनस वैल्यू रखो ax1 क्या आ जाएगा? -16 और फिर आ जाएगा +6, -16 +6 प्लस c की वैल्यू तो 5 है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 + 1 5। बस अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, इससे y की वैल्यू निकाल लो, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो रहा है? पहले तो इससे सॉल्व करो। तो ये तो 1 आ रहा है, ये सॉल्व हो रहा है तो 1 आ रहा है, तो इक्वल टू आ रहा है 1 के। तो x इक्वल टू -6 आ गया और y इक्वल टू क्या आएगा? -7। तो हमें कोऑर्डिनेट कौन से क्या मिल गए? -6, -7। ठीक है, आसान है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। ठीक है, तो रिवाइज करते चलो, जितने भी फॉर्मूलेस थे आपको रिवाइज करना। मेन स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हर जगह यूज होगा। जो भी कर्व पढ़ेंगे उसमें स्ट्रेट लाइन का यूज होता ही रहता है। ठीक है, अब इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए